Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 4 on chapter 6 work energy and power. आप इससे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़कर आए हैं, वर्क के बारे में जानकर आए हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी जानते हैं। तो इन सभी बातों के साथ आगे बढ़ें। आपको पता है वर्क के बारे में, वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या एफ एस cos थीटा से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे, इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे वर्क फाइंड आउट करने के लिए। वर्क जो आप करते हो सकता है वो वर्क काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाए कुछ, या हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाए कुछ, जिससे हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर वर्क करने से स्पीड में चेंज आया है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, और हाफ mv² मोशन के कारण जो एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और हो सकता है एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेकर गए हैं, भाई आपने क्या किया, अपना स्कूल बैग ग्राउंड पे रखा हुआ था, आपने अपने स्कूल बैग को उठाया है कंधे पर, तो उसे स्कूल बैग को ऊपर उठाकर लाए हो आप। तो जब आपने उसे उठाने में वर्क किया है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, आपने उसे ऊपर की तरफ उठाया है तो फोर्स भी लगाया है। जो वर्क आपने किया है वो उस बैग की पोटेंशियल एनर्जी बनी है, कुछ h हाइट पर वो आ गया है। अगर वहां से उसे रिलीज कर दिया जाए, मैं इस पेन को ऊपर लाऊंगा तो वर्क करना पड़ेगा, रिलीज कर दूं तो ये अपने आप नीचे जाएगा, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चाहती है कि ये नीचे जाए और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता है एनर्जी को, स्पीड इंक्रीज होने लगेगी। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण है, तो पोजीशन के कारण होती है पोटेंशियल एनर्जी। U से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को K से डिनोट कर लेंगे। h हाइट पर अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mgh। और आप इन दोनों में पढ़ चुके हैं इन सभी बातों को, और आपने वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ ली है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, दोनों एनर्जी की बात होगी उसमें, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। अगर आप लेवल रोड पर चल रहे हैं, हाइट में चेंज नहीं किया है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं किया है आपने, तो हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन की बात कर लेते हैं। इस तरह से गाइस आपने जाना कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन एनर्जी के या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, अगर पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं है तो। आगे आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे। आज का कॉन्सेप्ट ही बड़ा जबरदस्त है, आज के क्वेश्चंस भी बड़े जबरदस्त हैं। और उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूं, फोर्स है तो हम वर्क कर रहे हैं, और मैंने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में उठाया भी था, जिसमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ गया, जिसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स भी आया राउंड ट्रिप में, और जिसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी हमने कंसीडर किया। सभी वर्क्स को ऐड कर लिया जाए तो नेट वर्क डन आएगा, और नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का होगा इस तरह से। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर किसकी, फोर्सेस कई तरह के होते हैं। फोर्सेस हो सकते हैं कंजर्वेटिव नेचर के। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, आपसे कभी पूछा जाए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं आपको कि ये ग्राउंड पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई थी इस तरह से, इसका मास m है, तो मास इसका m है, और ये ग्राउंड पर रखी हुई थी एक ऑब्जेक्ट इस तरह से, और आप इसे ऊपर h हाइट पर लेकर जाना चाहते हैं, तो हो सकता है आप इस तरह के किसी रास्ते से ऊपर जाएंगे। पहले हमने इसको सीधा ऊपर किया, फिर थोड़ा इधर की तरफ चले, फिर ऊपर की तरफ गए, फिर ऐसे आए हैं, फिर इस तरह से, और ऐसे यहां पर इस ऑब्जेक्ट को ले आए हैं h हाइट पर भाई इस तरह से। तो हाइट कितनी हो गई है इसकी h, तो h हाइट पर अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ले आए हैं
तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते से लेकर गए हैं। यहां ऊपर h हाइट पर है ये ऑब्जेक्ट, यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर mgh है, क्योंकि ग्राउंड पर हाइट 0 थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर क्या थी, 0 थी। मैं इसे ऊपर लेकर आया हूं तो मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई है, ग्राउंड पर अर्थ के रिस्पेक्ट में ग्राउंड पर क्या थी, 0 थी। मैंने जो वर्क किया है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी mgh है। मैं इस रास्ते से लेकर गया हूं या फिर मैं सीधा ऊपर लेकर जाता भी से इस तरह से। आप अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, आपको अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो आप स्टेप्स का यूज करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं। आपका रास्ता इस तरह का होता है, यूं चलते हैं आप इस तरह से और ऐसे h हाइट पर पहुंच जाते हैं। तो मैंने इस तरह से सीढ़ियों का इस्तेमाल किया है h हाइट पर पहुंचने के लिए, या आप ऐसे किसी रास्ते से गए हैं या बिल्कुल सीधे ऊपर चले गए हैं, ये भी हो सकता था, और या फिर आपने एक इंक्लाइंड प्लेन का यूज किया है। h हाइट पर पहुंचने के लिए आपने इस इंक्लाइंड प्लेन का यूज किया है, ऐसे किसी स्लोप पर चढ़कर जा रहे हैं आप। भाई आपको पता है कि हम कभी हॉस्पिटल्स में या ऐसी जगह जाएं तो वहां स्टेप्स के साथ साथ लिफ्ट भी होती है, लिफ्ट के साथ साथ ये स्लोप भी होता है, क्योंकि हम स्ट्रेचर वगैरह को इस पर लेकर जाते हैं इस तरह से। तो मान लीजिए स्ट्रेचर से एक पेशेंट गया है इस तरह के स्लोप से, या वो पेशेंट चल पा रहा है, खुद स्टेप्स चढ़कर गया है h हाइट पर, या फिर वो लिफ्ट में गया है इस तरह से h हाइट पर। इन सभी केस में ऊपर पहुंचने में वर्क हुआ है mgh वर्क हुआ है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं। भाई वर्क क्यों करना पड़ रहा है ऊपर जाने में, क्योंकि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, चीजें ऊपर लेकर जानी है तो उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर लेकर जाने में वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क हम कर रहे हैं ना इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाने में, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उसे नीचे लाना चाहता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं आप, फ्रिक्शन फोर्स, भाई वो रोकना चाहता है, तो किसी फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगाकर क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था मान लीजिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया मैंने। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, वो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके अगेंस्ट मैंने जो वर्क किया वो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है। बट ये वर्क किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है इस वक्त, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। भाई 3-4 अलग अलग मैंने पाथ जो है वो यूज किए, 4 अलग अलग पाथ फॉलो किए मैंने, लेकिन हर पाथ में वर्क डन क्या होगा, mgh। ये मैं कह रहा हूं, मैं ये प्रूव कर दूंगा। तो mgh वर्क डन होगा हर एक केस में। ये तो सिर्फ हाइट पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी हाइट पर गए हो आप, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर जाकर आप रख रहे हो ऑब्जेक्ट को, इस पर डिपेंड करता है कि वर्क डन क्या होगा, ना कि इस बात पर कि किस पाथ को आपने फॉलो किया है, किस रास्ते से ऑब्जेक्ट को मूव कराया है। ऐसे फोर्सेस जिसमें वर्क डन जो होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहेंगे, ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहेंगे। ये डायग्राम्स आप एग्जांपल के लिए बना सकते हैं, हालांकि मैं आगे प्रूव कर कर दिखाऊंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तब आप बनाइएगा। फिलहाल तो डेफिनेशन लिखिएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, forces by which work done is independent of path followed by body are called conservative forces, are called
कंजर्वेटिव फोर्सेस। भाई ऐसे फोर्स जिनके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। ओनली डिपेंड्स ऑन, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस depends only on initial and final position। इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, मात्र इस बात पर अगर वर्क डिपेंड करता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं और पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। भाई एग्जांपल अभी आपने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क में, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इस चैप्टर में ये डेरिवेशन भी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव प्रूव कीजिए। दूसरी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। भाई पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव को रिपेल करता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये इनके बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। 12वीं का पहला चैप्टर इसी फोर्स पर है, चार्जेस पर बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहा इस तरह से, और ये मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्सेस ऐसे हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और इसीलिए ये फोर्सेस कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो दूसरा इसका अपोजिट होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। दूसरा इसका अपोजिट होगा बिल्कुल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर पाथ पर डिपेंड करता है वर्क डन, तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए आपने क्या देखा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन कराया, एक इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर लेकर गए, उससे रिलीज कर दिया, स्लाइड कर ब्लॉक वापस नीचे आ गया, कंप्लीट जर्नी हुई ऊपर जाने की और वापस आने की। उसमें सबसे पहला पार्ट था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बताइए mg sin थीटा का वर्क डन एक बार ऊपर जाते वक्त नेगेटिव था क्योंकि फोर्स तो नीचे लग रहा था, नीचे आते वक्त पॉजिटिव था, घूमकर ऑब्जेक्ट वहीं आ गई थी, वर्क डन क्या आया? 0। कुछ भी पाथ फॉलो किया हो उसने, बट वही इनिशियल पोजीशन है, वही फाइनल पोजीशन है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, वर्क डन 0 था कंप्लीट जर्नी का। हालांकि घूमकर तो आए थे ना, तो जाते वक्त वर्क हुआ था, आते वक्त भी वर्क हुआ था, इक्वल एंड अपोजिट थे, नेट वर्क डन क्या आया? 0, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। भाई ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और जब आपने देखा फ्रिक्शन फोर्स के केस में ऊपर जाते वक्त भी वर्क नेगेटिव आया था, नीचे आते वक्त भी नेगेटिव आया था, डबल हो गया था टोटल वर्क। जो मैंने फाइंड आउट किया, एक जर्नी का डबल कर दिया कंप्लीट जर्नी के लिए। यानी फ्रिक्शन फोर्स पाथ पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स ने जो वर्क किया वो पाथ पर डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से संबंधित नहीं है। भाई तो वो पाथ क्या फॉलो किया डिपेंड करता है। भाई आप ज्यादा लंबे रास्ते से जाओगे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, आप छोटे रास्ते से जाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कम होगा। पाथ क्या फॉलो किया है इस बात पर डिपेंड करता है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और आप सभी डेफिनेशन लिख पाएंगे, मैं आपको अभी वर्बली बता देता हूं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आप लिख लीजिएगा फोर्सेस फॉर विच या फोर्सेस बाय विच work done depend on path followed by the body। forces by which work done depends on path followed by the body are called non conservative forces। और एग्जांपल में डाल दीजिएगा भैया फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बता दीजिएगा। फ्रिक्शन फोर्स ने जो वर्क किया है वो कैसा वर्क होगा? वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क होगा और वो पाथ पर डिपेंड करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स ने जो वर्क किया है
हर एक बच्चा डेफिनेशन दोनों की लिखे, पहली की मैंने लिखवाई, दूसरे की मैंने बताई है। नोट्स बिल्कुल कंप्लीट हो, अप टू डेट हो, नोट्स ही काम आएंगे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के साथ साथ। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, तो जब वर्क होता है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। मान लीजिए वर्क सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ने किया है, ऐसे फोर्सेस हैं जिन पर वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं जो वर्क कर रही हैं। उस केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी वही एक ऑब्जेक्ट की। और बहुत तगड़े बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे अब इस बात पर कि मैं आपको बताने वाला हूं कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन आपने लिख ली है, और इसके बाद आप लिखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लिखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप बड़े अच्छे से जानते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। भाई हम ना एनर्जी क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज। यहां पर भी हम वैसे ही कर रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करने वाला हूं स्पेशल भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर वर्क डन सिर्फ और सिर्फ किसने किया है, कंजर्वेटिव फोर्स ने किया। फॉर एग्जांपल एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर दिया जाएगा, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर दिया जाए, तो ये एक मान लीजिए कोई बॉल है और इसे किसी ए पॉइंट से ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप करने का मतलब ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये बॉल नीचे आएगी और ग्राउंड पर पहुंचेगी कुछ टाइम के बाद में। तो नीचे आती जाएगी, भाई फ्री फॉल है ये, और ग्राउंड पर पहुंचेगी। तो मान लीजिए ये ग्राउंड है इस तरह से, तो ये ग्राउंड पर जब पहुंची है इस तरह से, ये ग्राउंड पर जब पहुंचेगी इस तरह से, तो यहां पर नीचे आते आते भाई आपको पता है भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने इस बॉल को नीचे बुलाया है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने इस बॉल को नीचे जो है वो पुल किया है, नीचे की तरफ खींच के लाया है, नीचे डिस्प्लेस किया है। तो इस बॉल को ऊपर से नीचे लाने में वर्क हो रहा है और वो वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया है, और जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये ऊपर से जब नीचे बॉल आई है तो वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब ए पर कुछ एनर्जी है इसके पास। कैसी एनर्जी होगी भाई इनिशियल वेलोसिटी ऊपर होल्ड किया हुआ था आपने इस तरह से, वहां इसकी वेलोसिटी 0 है, यानी वहां इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, मगर इसकी हाइट कुछ h है, ये किसी h हाइट पर है इस तरह से। मैं इस डायग्राम का यूज प्रूव करने में करूंगा भाई। अभी मैं डेफिनेशन बोलूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, उसके बाद मैं इसी डायग्राम से प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि ये ऐसा वाकई में होता है। और पहली बात मैं क्या डेफिनेशन में बनाना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं आपको ये बात कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं इस तरह से कि जब किसी हाइट से ये ऑब्जेक्ट गिरी है तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 थी, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, और हाइट इसकी h है, यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है mgh। और जैसे इसे रिलीज किया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसे डिस्प्लेस करना स्टार्ट किया, इसके एक्सेलरेशन होगा, इसके अंदर फ्री फॉल है, ये वेलोसिटी इंक्रीज होगी यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, हाइट डिक्रीज होगी यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करूं यानी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन। तो वर्क किसने किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। यहां ए पॉइंट पर जितनी टोटल एनर्जी होगी, थोड़ा नीचे आने के बाद में, थोड़ा नीचे आने के बाद यहां किसी पॉइंट की बात करूं तो यहां पर बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी।
हालांकि काइनेटिक इंक्रीज हो गई होगी, पोटेंशियल डिक्रीज हो गई होगी, पर जितनी काइनेटिक इंक्रीज हुई होगी उतनी ही पोटेंशियल डिक्रीज हुई होगी। टोटल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हम इसे प्रूव कर देंगे। तो ए से नीचे आ गई है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो x। तो जब बी पॉइंट पर आ गई है तो डिस्प्लेस ऊपर से x डिस्टेंस नीचे आ गई है, यानी अब हाइट कितनी रह गई है, h माइनस x रह गई है। और जो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर होगी वही टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर होगी, और वही टोटल एनर्जी यहाँ ग्राउंड पर सी पॉइंट पर होगी। ऐसा हमें प्रूव करना है और मैं प्रूव कर कर बताऊंगा आपको। पहले आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन लिखिए। मैं बोल रहा हूं आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में लिखिए, इट स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में लिखिए, इट स्टेट्स दैट if the work is done by only conservative forces, it states that if the work is done by only conservative forces, then the total mechanical energy of the body remains constant। तो ये डेफिनेशन लिखेगा, अगर वर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ने किया है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है भाई, यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर वर्क सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ने किया है, तो कंजर्वेटिव फोर्स ने जो वर्क किया है, if the work, it states that if the work is done by conservative forces only, then the total mechanical energy of the body remains constant। तो वर्क अगर किसने किया है, कंजर्वेटिव फोर्स ने किया है, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक चेंज होगी, पोटेंशियल चेंज होगी, एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, ताकि टोटल क्या बनी रहे, कांस्टेंट। तो इस डेफिनेशन के बाद हम ये कह सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इज इक्वल टू वो कांस्टेंट रहेगी। ये मैंने मैथमेटिकली लिख दिया इस डेफिनेशन को। जो डेफिनेशन मैंने आपको बोली है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, उस डेफिनेशन को ऐसे मैथमेटिकली लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये इक्वल टू किसके, कांस्टेंट के रहेगी भाई। तो ये कांस्टेंट के रहेगी और ये मुझे प्रूव करना है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये डेफिनेशन बोली है मैंने, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिख दिया है इसका, और अब हम प्रूफ करेंगे भाई इसका। तो इसको प्रूफ करेंगे, तो इसका प्रूफ क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रूफ करके बताना है, और हम प्रूफ करके दिखाएंगे किस तरह से। 3 पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, एक बार ए पर, बी पर और सी पर। तीनों पॉइंट्स पर अगर पोटेंशियल एनर्जी सेम आती है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दृढ़ता के साथ सही माना जाएगा। ए पॉइंट पर बात की जाए भाई, हम सबसे पहले बात करते हैं एट ए। हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया है, कंसीडर, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, प्रूव करने से पहले लिखिएगा, कंसीडर अ body dropped from a point A moves under the influence of gravity। ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया है, और फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है और ये मूव कर रही है नीचे की तरफ। डाउनवर्ड मोशन में, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन g के इक्वल रहेगा। तो डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन प्लस g के इक्वल होगा। एट ए पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और हाइट यहां पर कितनी है, h। हाइट यहां पर कितनी है, h। हेंस काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर, फॉर्मूला लगाऊं हाफ mv² तो 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो mgh होगी भाई। टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर बराबर काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर, क्योंकि काइनेटिक तो 0 ही आ गई है, पोटेंशियल mgh है, ये टोटल एनर्जी है। ए पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है
उसका सम mgh के इक्वल है। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम किया तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी आई, mgh है, क्योंकि काइनेटिक तो क्या थी, 0 थी। यही याद रखिएगा, आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है, ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर मैक्सिमम है क्योंकि हाइट मैक्सिमम है। सारी की सारी एनर्जी इस वक्त पोटेंशियल की फॉर्म में है, काइनेटिक तो इस वक्त बिल्कुल 0 है, काइनेटिक तो इस वक्त बिल्कुल 0 है। ये ए पॉइंट की बात रही। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की। भाई एट बी पॉइंट पर जानेंगे हम, बी पॉइंट पर जानना है, बी पॉइंट पर आप लिखेंगे बी पॉइंट पर हाइट की वैल्यू कितनी है, बी पॉइंट पर हाइट की वैल्यू कितनी है, बी पॉइंट पर हाइट ग्राउंड से देखिएगा भाई, ग्राउंड से हाइट रह गई h माइनस एक्स, भाई x डिस्टेंस नीचे आ गया है तो ग्राउंड से हाइट h माइनस एक्स रह गई है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर mg और हाइट h माइनस एक्स है, ये पोटेंशियल एनर्जी है बी पॉइंट की। और बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसके लिए तो इक्वेशन लगाइए, क्योंकि मुझे बी पॉइंट की क्या पता करनी पड़ेगी, वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। ए से ड्रॉप किया तो ए से ड्रॉप किया और नीचे आएगी जब ये, तो न्यूटन की इक्वेशन v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाई जा सकती है। v मतलब वेलोसिटी बी पॉइंट की निकालनी है मुझे। a पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन फ्री फॉल और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई। b पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, u पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन g के इक्वल और डिस्प्लेसमेंट हुआ x। तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर लिखा जा सकता है, b पॉइंट पर वेलोसिटी 2 into g into x है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी b पॉइंट पर फाइंड आउट करने के लिए हाफ m और b पॉइंट पर वेलोसिटी का स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। भाई ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा, हाफ से हाफ कटेगा इसमें 2gx में, और m into g into x होगा। भाई इतनी काइनेटिक एनर्जी है बी पॉइंट पर, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बी पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी mgx है और पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस x है। भाई ब्रैकेट खोल दीजिए, इसमें mgx माइनस का, इसमें mgx प्लस का कैंसिल होने के बाद टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर जो आएगी वो mgh आएगी। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में mgx घटा है तो mgx काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, 0 थी पहले, और इतनी जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी है नीचे आने से उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है नीचे आने से, वेलोसिटी बढ़ी है, इसलिए टोटल एनर्जी mgh ही आई है इस बार भी। और एक और एग्जांपल देकर हम सी पॉइंट पर भी इतनी ही प्रूफ कर देंगे। तीनों पर जब टोटल एनर्जी इक्वल आएगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूव होता है फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। भाई एट सी पॉइंट की बात करी जाए तो सी पॉइंट पर हाइट की वैल्यू तो 0 हो चुकी है और इसलिए पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पर 0 हो चुकी है, mgh फॉर्मूला लगाऊं, हाइट 0 हो गई है। सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, इसके लिए न्यूटन की इक्वेशन लगाई, v स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी सी पॉइंट की, इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट की, ए से सी के लिए इक्वेशन लगाइए भाई, पूरे ए पॉइंट से सी पर पहुंचने की इक्वेशन लगा रहा हूं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 हो जाएगी। सी पॉइंट की वेलोसिटी ये 0 हो गई, बराबर 2 into g into, और ऊपर से नीचे पहुंचने में डिस्प्लेसमेंट h हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पर हाफ m vc का स्क्वायर होगी, ये vc का स्क्वायर है, 2 से 2 कटेगा, mgh होगी। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते आते 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी mgh हो गई। मैंने कंजर्वेटिव फोर्सेस लिए हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, कहने का मतलब मैंने एयर को नेग्लेक्ट कर दिया है,
जबकि आपने कल प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किया था कि अगर रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे गिरे तो एयर के कारण फ्रिक्शन तो ऊपर लग रहा है और उस फ्रिक्शन के कारण वर्क डन नेगेटिव होगा और फ्रिक्शन फोर्स तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एयर को नेगलेक्ट किया है इस वक्त भाई मैंने। हालांकि एयर रेजिस्टेंस होता यानी एयर होगी तो एयर के कारण फ्रिक्शन फोर्स होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और कुछ एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस। तो काइनेटिक और पोटेंशियल सेम नहीं, टोटल का सम कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस लॉस जो हुआ एनर्जी का उनका सम कांस्टेंट रहेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी टोटल, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा, एयर होगी तो एयर के कारण एनर्जी का लॉस होता है। फिलहाल मैंने एयर को नेगलेक्ट किया है, वैक्यूम है, सीधी नीचे आई, ऊपर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आते आते सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी है और एक्सचेंज हुआ है एक तरह से। बीच में किसी पॉइंट की बात करूं, कुछ पोटेंशियल होगी कुछ काइनेटिक होगी, लेकिन ऊपर सिर्फ पोटेंशियल थी, काइनेटिक जीरो, नीचे सिर्फ पोटेंशियल सिर्फ काइनेटिक है, पोटेंशियल क्या हो गई है, जीरो, क्योंकि मैंने ऊपर से ड्रॉप किया था। ऊपर से अगर थ्रो करूंगा मैं, अगर मैंने कुछ वेलोसिटी से थ्रो किया होता तो काइनेटिक भी होती और पोटेंशियल भी होती। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्वेश्चंस में आएंगी बातें। ये टोटल एनर्जी फिर सी पॉइंट की कितनी रही, सी पॉइंट की टोटल एनर्जी कितनी रही, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी सम कर दूं, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो आई है आप इसके इस वक्त आपकी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो आई आपकी और काइनेटिक एनर्जी mgh है, हेंस भाई टोटल एनर्जी तो इस बार भी mgh है। तीनों पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी आपने देखी mgh है और भाई ये शो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को भाई। तो टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है और टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द फ्री फॉल, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ने वर्क किया है तो बिल्कुल ही हमने प्रूव किया है। तीनों पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करी और तीनों पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करने से हमने ये जान लिया है कि भाई बिल्कुल सही बात है कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एयर को मैंने नेगलेक्ट किया है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। जैसी डेफिनेशन है वैसे प्रूव भी कर दिया है। और एक ग्राफ है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ बनता है इस केस में। इस ये प्रूफ जो हमने किया है और ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है, प्रूव करने के बाद ये वेरिएशंस बनाइए, ये ग्राफ बनाइए। इस ग्राफ पर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन टोटल एनर्जी को शो करना चाहता हूं। मैंने इस एक्सिस पर किसको रखा है, वाई एक्सिस पर एनर्जी को रखा है कि एनर्जी में क्या चेंज आया, और मैंने इस एक्सिस पर हाइट को रखा है, मतलब मैं हाइट के साथ ग्राफ देखना चाहता हूं कि हाइट के साथ क्या वेरिएशंस आती हैं, हाइट के साथ क्या वेरिएशंस आती हैं, ऐसा बताना चाहता हूं मैं आपको भाई। तो एनर्जी के साथ भाई, एनर्जी के साथ, एनर्जी में क्या वेरिएशंस आते हैं, हाइट के साथ एनर्जी में क्या वेरिएशंस आते हैं हाइट के साथ, ये मुझे बताना था। तो आपने ये देखा है जब हाइट की वैल्यू कितनी है, जीरो, जब हाइट जीरो है, कहने का मतलब जब आप कहां पर थे, ग्राउंड पर थे। आपने देखा कि जब आप कहां पर थे, ग्राउंड पर थे, तो हाइट जीरो हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए ग्राफ कैसा बनाया मैंने, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो जब हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जब हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगी इस तरह से।
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगी इस तरह से। ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ बढ़ेगी। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। और जब आप बिल्कुल हाइट पर थे तो ड्रॉप किया, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी उस वक्त। जैसे जैसे नीचे आ रही है हाइट घट रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यानी बिल्कुल ग्राउंड पर जब आप थे, जब आप ग्राउंड पर थे तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। और जैसे जैसे हाइट घट रही है, सॉरी जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, यानी ऊपर के पॉइंट्स की बात करूं, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होगी भाई इस तरह से। तो अगर ग्राफ बनाया जाए इस तरह से, ग्राफ ये शो कर रहा है भाई कि हाइट के साथ काइनेटिक एनर्जी में कैसे वेरिएशंस हैं। हाइट के साथ काइनेटिक एनर्जी जो है वो घट रही है। ऊपर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो थी हाइट पर, नीचे आते आते हाइट घटने के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, हाइट घट रही है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, ऊपर जाने की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी हाइट के साथ घट रही है, इसका ग्राफ नीचे आएगा। और टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन दोनों का सम है, टोटल एनर्जी तो इन दोनों का सम है और वो कांस्टेंट बनी हुई है भाई। टोटल एनर्जी तो इन दोनों का सम है और वो क्या बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है। ऐसे बताइएगा, टोटल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम है। और वो स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई है मैंने, क्योंकि वो कांस्टेंट है। क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है, दोनों का सम कांस्टेंट है, इसलिए टोटल एनर्जी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ एनर्जी है भाई, तीनों तरह की एनर्जी है। मैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हाइट के साथ बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हाइट के साथ घट रही है और टोटल एनर्जी क्या बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है भाई। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। और इसी के बिहाफ पर है, इसी के बिहाफ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मैं बात करता हूं अभी आपके सामने। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट को, मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट को, मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है ऊपर की तरफ है। एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया है कितनी स्पीड से, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया है। तो आपसे ये पूछा गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी एनर्जी कितनी होगी भाई ये कुछ h हाइट पर चली जाएगी इस तरह से। तो ये कितनी हाइट पर जाएगी ये आपसे पूछा गया है। तो ये कितनी हाइट पर जाएगी, वैसे तो न्यूटन की इक्वेशन से भी हो जाएगा ये, लेकिन फिलहाल हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पर जहां से आपने इसे थ्रो किया है और हाइट 0 है, इसलिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर रुक जाएगी, वहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। h हाइट पर है ये, वहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो चुकी होगी भाई इस तरह से। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि ये कितनी हाइट पर गई है या कुछ भी ऐसा पूछा जाए कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, भाई जितनी यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। ऊपर पहुंचकर पोटेंशियल एनर्जी mgh है और वेलोसिटी 0 होने पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है टोटल एनर्जी यहाँ जितनी है, टोटल एनर्जी यहाँ जितनी होगी, दोनों इक्वल होंगी भाई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी भाई और ऊपर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। जितनी काइनेटिक एनर्जी थी नीचे, वही तो ऊपर जाते जाते पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई है। और अगर ऐसा है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² थी और पोटेंशियल एनर्जी mgh है, मास से मास कैंसिल कर दिया,
तो भाई हाइट कितनी होगी अगर ये बताना है, हाफ इंटू में v का स्क्वायर है, g इंटू में h है, v यहाँ पर 10 का स्क्वायर करूंगा 100 अपॉन में 2 और g की वैल्यू नीचे आ जाए, g की वैल्यू 10 रख दी मैंने, एक जीरो से एक जीरो कट गई और हाइट बराबर 5 मीटर भाई, 5 मीटर ऊपर जाएगी ये, ऊपर जाकर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितनी इसकी काइनेटिक थी भाई। तो काइनेटिक की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाए आपसे तो आप बता पाएंगे भाई। इस तरह से मैं बताऊंगा आपको और इंपॉर्टेंट कि किस तरह के क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे पूछे जाएंगे आपसे, मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपके पास क्या है भाई, एक पेंडुलम, आपके पास इस तरह से एक पेंडुलम है और एक पेंडुलम इस तरह से इसकी कुछ लेंथ होगी और ये जो ये बॉल यहाँ पर जो हमने रखी है इसे बॉब कहा जाता है भाई। जब पेंडुलम ऑसिलेट कर रही है इस तरह से तो पेंडुलम में भाई यहाँ पर ये पेंडुलम है, मैंने इस पेंडुलम को ऐसे ऊपर लेकर गया, जब इस पेंडुलम को मैं इस तरह से कुछ पोजीशन पर ले आऊंगा तो यहाँ से ऐसे इधर किसी पोजीशन पर जब आप ले गए हैं इसको तो ये पेंडुलम जब इस तरह की पोजीशन में आ गई है, ये लेंथ L है, ये लेंथ भी L ही है अभी भी भाई, लेकिन अब ये जो बॉब है इसका कुछ मास है, ये यहाँ आ चुकी है भाई, यानी ये इसका ग्राउंड लेवल था, ये इसका ग्राउंड लेवल था और यहाँ से ये h हाइट ऊपर आप ले आए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे लाना चाहता है और आप इसे ऊपर लाए हैं और h हाइट पर लाने में mgh आपने क्या किया है, वर्क किया है भाई। तो ऐसे जब पेंडुलम को आप इस तरह से यहां ले आएंगे तो आपने h हाइट अगर इसे ऊपर ले आए हैं तो mgh आपने क्या किया है, वर्क किया है। अगर मैं इस पेंडुलम को यहां से रिलीज कर दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे लाएगा, मैं बता दूं आपको कौन सा फोर्स लाएगा इसे नीचे भाई। आप जानते हैं कि h हाइट पर ये आ गई है, चलो h हाइट मैंने यहां डिनोट कर दी भाई, इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहां पर एंगल थीटा बन रहा है और इस रस्सी के अंदर क्या लग रही होगी, टेंशन लग रही होगी, इस तरह से टेंशन लग रही होगी इस तरह से। तो ये mg को रिजोल्व किया जाए थीटा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहां पर mg cos थीटा होगा और इस डायरेक्शन में होगा mg sin थीटा में। mg sin थीटा फोर्स है जो इसको वापस इसकी पोजीशन में यहां लाना चाहता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया। टेंशन ने तो डिस्प्लेसमेंट के साथ, वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है, इसलिए टेंशन ने कोई वर्क नहीं किया भाई। टेंशन ने जो वर्क किया है वो जीरो है, क्योंकि टेंशन के बीच में और mg sin थीटा मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में और टेंशन में 90 का एंगल बनेगा, 90 के एंगल पर कोई वर्क डन नहीं है, तो टेंशन ने कोई वर्क नहीं किया। इसको नीचे लाने में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया है और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि यहां पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। यानी इस पॉइंट पर भाई, अब मैं थोड़ा ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, मैं ये फोर्स वगैरह हटा देता हूं, सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। h हाइट पर अगर आपने राइज कर दिया इसे h हाइट पर, तो mgh या वर्क डन हुआ है और mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। mgh अगर पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉब की, यहां पर इस पॉइंट पर mgh पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, जब मैं यहां से इसे रिलीज करूंगा, यहां इसे होल्ड किया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, हाइट होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी mgh है। यहां से इसे रिलीज कर दूं अगर मैं, तो ये नीचे आएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी क्योंकि फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेट होगी ये,
वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, हाइट घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और ये पेंडुलम जब आते आते अपनी मीन पोजीशन पर आएगी, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, जहां से आपने रिलीज किया है वो एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पर आएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होते 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 यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और यहाँ से वापस इधर जाएगी भाई, क्योंकि ये रुक नहीं पाएगी, इनर्शिया के कारण क्रॉस करेगी। जब वापस जाएगी फिर हाइट बढ़ने लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर जितनी इधर थी उतनी ही इस तरफ भी जाएगी। अगर एयर को नेगलेक्ट कर दूं, कोई फ्रिक्शन, कोई लॉस नहीं अगर एनर्जी का, तो उतनी ही इधर जाएगी, फिर से पोटेंशियल में बदल जाएगी, काइनेटिक जीरो हो जाएगी और ये ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी और एनर्जी कभी काइनेटिक, कभी पोटेंशियल, कभी कुछ काइनेटिक, कभी कुछ पोटेंशियल। इस मीन पोजीशन पर बात करूं तो सारी एनर्जी काइनेटिक होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, हाइट जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यहाँ हाइट मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। हमसे ये पूछा गया है कि एक पेंडुलम को 10 सेंटीमीटर की हाइट पर ऐसे ले जाया जाएगा, तो ये हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है, जो कि एक एसआई यूनिट नहीं है, तो भाई सेंटीमीटर को 10⁻⁻² लगाकर मीटर में बदल दिया मैंने, और मीटर में बदल दिया तो ये 10⁻⁻1 मीटर लिखी जा सकती है। तो 10 सेंटीमीटर की हाइट पर ले जाकर रिलीज कर दूं तो मीन पोजीशन पर आते आते वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी है mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, अगर अभी जीरो पुट करूंगा, यहाँ आते आते भाई मीन पोजीशन पर कुछ काइनेटिक, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए थी और प्लस कुछ होनी चाहिए थी काइनेटिक एनर्जी। भाई इस तरह से तो भाई ये ऐसे लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी U1 थी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी K1 थी यहाँ पर, और पोटेंशियल एनर्जी U2 हो गई और काइनेटिक एनर्जी K2 हो गई भाई। बट यहाँ पर इस एक्सट्रीम पोजीशन पर mgh पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि h हाइट है, बट यहाँ वेलोसिटी जीरो थी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। यहाँ अगर हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल जीरो है और यहाँ पर कुछ v वेलोसिटी होगी, यानी हाफ mv² क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भाई। टोटल एनर्जी को इक्वेट किया भाई मैंने, सिर्फ टोटल एनर्जी को इक्वेट किया है अगर मैंने सिर्फ, तो mgh बराबर है हाफ mv² के, सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में बदल गई, मास से मास कैंसिल, v का स्क्वायर बराबर gh, v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gh में 2 इधर जाएगा, तो v कितनी स्पीड होगी इस पॉइंट पर, अंडर रूट में 2, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं और भाई g की वैल्यू 10 रख ली जाए, या g की वैल्यू क्वेश्चन ने कहा है आपको 9.8 रखिए भाई, g की वैल्यू 9.8 और भाई ये 10⁻⁻1 हाइट है। इस तरह से भाई मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 196 1.96 बनेगा भाई। 196 14 का स्क्वायर होता है, 1.96 1.4 का स्क्वायर होगा, 1.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी इस पेंडुलम की यहाँ पहुंचते हुए। 1.4 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी जब ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ पहुंचेगी। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है और इसी तरह से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसे सॉल्व किया है। तो गाइस इसी तरह से क्वेश्चंस बहुत सारे किए जा सकते हैं जो कि आज असाइनमेंट में आपको मिलने वाले हैं और फिर हम कल उन्हें डिस्कस करेंगे। जो भी आपसे नहीं होगा लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसे, बट ये आपको क्लियर हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, पेंडुलम के क्वेश्चंस किस तरह से किए जाएंगे। तो गाइस इसी तरह से कंटिन्यू रखिए, असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिएगा और हम कल डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में इन क्वेश्चंस को आपसे कि कितने क्वेश्चंस आप कर पाए। थैंक्स गाइस।